वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी, दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीडीपी और पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इंपॉर्टेंट जितनी भी मैराथन है, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो हैं मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं किसके अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार, और बात करते हैं ऑप्शन की, पहला ऑप्शन आपको मिलता है नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता और नैतिक तर्कड़ा और नैतिक यथार्थवाद। इसके बारे में अगर हम आंसर की बात करते हैं, अगर कोहल वर्ग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा नैतिक दुविधा है ना, यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के बारे में तो कहाँ के हैं। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करते हैं, ये अमेरिका के हैं, कहाँ के, यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। कौन, थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक कहाँ के हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है, हमारे क्वेश्चन के आंसर करने से पहले आप अपना भी आंसर कर लें, जिससे आपको क्या है पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। एग्जाम हमारा पास में आ गया है, मॉडल टेस्ट पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है ना। सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपके हैं, गेट्स दिया है, आपका कॉर्नबेक दिया है, उसके अलावा आपका मर्फी दिया है, स्किनर दिया है। सीखने की अगर बात करेंगे तो सही आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, सही आंसर जाएगा स्किनर के साथ। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया है, जो कि कथन हमारा किसका है, ये कथन है स्किनर साहब का। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है। किसने माना है, यानी कि बाल्यकाल को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किस मनोवैज्ञानिक ने माना है। अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन आपके मिल जाएंगे, वाटसन, फ्रायड, किलपैट्रिक और स्किनर। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, किसने माना है, किलपैट्रिक ने माना है। किसने माना है, किलपैट्रिक ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एनसीएफ 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। 2005 जो एनसीएफ आपका आया था उसमें जो कहा था उसके अनुसार इसमें से कौन सा कथन है नहीं, यानी कि गलत है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। तो पहला है कि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ठीक है। दूसरा है ज्ञान को ब्रहा जीवन से जोड़ना, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है कि राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और परीक्षाओं में लचीलापन। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, जो 2005 में बात की गई थी भैया, परीक्षाओं में लचीलापन की बात की गई थी, ठीक है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी है, ज्ञान को बहा जीवन से जोड़ना भी सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, इस बारे में कोई बात नहीं की गई थी एनसीएफ 2005 में। तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कब की अवस्था है ना। अवस्था की बात करते हैं तो अवस्था कौन सी हो जाएगी, इस अवस्था की अगर हम बात करें, बालकों की क्या सोच जो है अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में तो हो जाएगा सही हमारा क्या, 7 से लेके 12 वर्ष है ना। जैसे कि आपने पढ़ी होंगी संक्रियात्मक अवस्थाएं जो होती हैं, उसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा उसके अंतर्गत आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे हम बात करें बीएड की, चाहे बीटीसी की बात करें, चाहे सीटेट टेट की बात करें, सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप क्या है ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है।
समय की अगर बात करते हैं तो क्या है, समय इसका हो जाएगा 45 घंटे जो है क्या है साप्ताहिक निर्धारित किया गया, किसमें 2009 के अनुसार, जो आपका 2009 का अधिनियम आया था। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना शब्द भंडार होता है ना। बात की जाती है कि बच्चे का अगर बात करते हैं वार्षिक में, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत तक, यानी कि बच्चा जो है 2 साल का हो गया है और वो कितने शब्दों को अपने अंदर संग्रह कर सकता है, अपने मस्तिष्क में समाहित कर सकता है, यानी कि शब्दों को जान सकता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा वह बच्चा अगर 2 साल का है तो उसके अंतर्गत शब्द का भंडार गृह कम से कम कितना हो जाएगा, 100 शब्दों का हो जाएगा, है ना। सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक बालक ग्रहकार को ग्रहकार एवं शनिवार को शनिवार लिखता है ना। ग्रहकार को ग्रहकार इस तरीके का और शनिवार को शनिवार लिखता है, तो उस बच्चे में समस्या क्या है ना। क्या समस्या है, तो समस्या भैया क्या है, अगर हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया का मतलब होता है क्या, उसको भैया लिखने की क्या है समस्या है। ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना, है ना। तो ग्राफ जहाँ भी मिल जाए यानी कि लिखने की बात की गई है और डिस आगे लग गया है तो अक्षमता हो गया है, यानी कि बच्चे को क्या है लिखने में की अक्षमता है, लिखने में कठिनाई आती है। अगर एलेक्सिया की बात करते हैं तो एलेक्सिया कहाँ जाता है, ये आपका जाएगा पढ़ने में जाएगा, आपका डिसलेक्सिया भी पढ़ाई पर जाएगा, है ना। इस प्रकार से अफेजिया की अगर बात करेंगे तो ये भैया आपका भाषा के गत चला जाता है। चलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। निम्न की क्या बात करते हैं कि इसमें कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जो आपका लिंग है ना, ये पहला, दूसरा दिया है आयु दिया है, तीसरा अवैवाहिक दिया है और चौथा आपका है आवासीय स्थान दिया है। अगर हम बात करते हैं जो आपकी आयु है ना, ये क्या है असतत चर का उदाहरण नहीं है ना। क्या हो जाएगा, आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट पर, क्योंकि आयु जो है क्या है इंसान की बढ़ती रहती है। अगर हम बात करेंगे जो इंसान मेल है ना, अगर हम बात करेंगे पहले वाले का, सही तो हमारा दूसरा है, कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। आयु जैसे कि असतत ऐसे है कि अगर किसी की आयु अगर 15 साल है, बाद में 16 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक। लिंग अगर क्या है फीमेल है तो फीमेल रहेगा, मेल है तो मेल रहेगा। लेकिन आजकल क्या है ऑपरेशन होके हो जाता है, ये अपवाद है, इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या है लिंग मेल ही रहेगा। अगर कोई विवाह किया तो विवाह ही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो एक ही शादी अनिवार्य है ना। और अगर हम अपने न्यायपालिका के अनुसार बात करते हैं तो कोई भी धर्म में क्या है एक से अधिक शादियां नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आवासीय स्थान आपका जो आवासीय स्थान रहेगा, यानी कि उसको बाद में बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, लेकिन आयु को आप रोक नहीं सकते हैं। यानी कि आयु जो ऐसी है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना, एक ऐसी चीज है। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर हम बात करते हैं मानवतावादी सिद्धांत के बारे में तो इससे कौन संबंधित है, तो इससे संबंधित आपके भैया है मैस्लो। कौन है, मैस्लो। तो डी पे अगर हम जाएंगे, डी पे अगर बात करते हैं तो डी हमारा सही हो जाएगा। मानवतावादी सिद्धांत के जो संबंध इनसे किससे है, मैस्लो से है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे एसओआर सूत्र के प्रतिपादक कर्ता कौन थे, यानी कि किसने एसओआर थ्योरी दी थी। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा जाएगा हल ने दिया था। किसने दिया था, हल, यानी कि ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है, हल है। आगे चलेंगे। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि हुआ कभी पश्चात दृष्टि होती है, ये कथन किसका है। ये कथन की बात करते हैं, यानी कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी रखे हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। कथन वाले क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए उठाकर लाए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि हुआ कभी पश्चात दृष्टि होती है, और ये कथन आपका जाएगा बुटवर्थ के साथ। कौन, बुटवर्थ के साथ। सही आंसर हम बात करेंगे तो बुटवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तक अनलिमिटेड मेमोरी के लेखक कौन है ना। पुस्तक का नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। इसके लेखक कौन है, इनके लेखक की बात करते हैं तो लेखक हो जाएंगे केविन हार्सले जो है। इसके राइट आंसर कौन हो जाएगा, केविन हार्सले है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा
काल होता है, यानी कि छात्र व सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेग, यानी कि अगर बात करते हैं कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसके अंदर का संवेग सबसे ज़्यादा कब होते हैं, तो वो होते हैं भैया किशोर अवस्था में, है ना। कहते हैं एक तरीके से उथल पुथल की अवस्था होती है ना, यानी कि उसके सारे संवेग क्या है उसके अंतर्गत समाहित होने लगते हैं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलेंगे। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? माता की आवाज़ का नवजात पर प्रयोग किसने किया था? ये सही हो जाएगा, टर्मन ने किया था। किसने? टर्मन ने। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है कि हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क के भार के शरीर के भार से अगर उसकी हम तुलना करते हैं तो कितना हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है भैया, सही आंसर जाएगा 2% हो जाता है। कितना? 2%। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है कि कागज पेंसिल विधि तथा स्वपरीक्षण विधि क्या है? कागज पेंसिल विधि तथा स्वपरीक्षण विधि के बारे में बात करते हैं तो क्या है? ये आपका है प्रश्नावली विधि है। क्या है? प्रश्नावली। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, इसमें क्या है, कितने कार्ड होते हैं? कार्ड की बात की जाएगी तो कितने कार्ड होंगे? 10 कार्ड होते हैं, है ना। अगर ब्रेल लिप की बात करते हैं तो उसमें कितने बिंदु होते हैं? उसमें 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिप में, है ना। आगे चलेंगे। निम्न में से किसका अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है ना। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो किसका है? ये आपका हो जाएगा बिसोरोटॉनिक जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिसोरोटॉनिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है? स्फूर्ति की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में क्या है, एक तरीके से स्वास्थ्य और स्फूर्ति जो बालक क्या है महसूस करता है तो कब होता है? बाल्यावस्था में ऐसा समय पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग की अगर बात करते हैं तो क्या है? ये क्या है भैया? आश्रेणीय शिक्षण है, जिसे हम कह सकते हैं स्केल्ड डाउन टीचिंग कहेंगे। तो यही हमारा क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण क्या है? अगर शिक्षण के दौरान क्या है आवाज में उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसका उदाहरण की बात करते हैं तो क्या है भैया? इसमें क्या करते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। तो सही है कि यानी कि अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव तो होना ही चाहिए, यानी कि लय सबकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये भैया उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, क्योंकि जब तक उद्दीपन परिवर्तन कौशल नहीं करेंगे, जब तक बालक अच्छे से ध्यान नहीं देगा, तो ये शिक्षक के कौशल के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में तो है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। समावेशीकरण के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या है? पहला है कि क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, और तीसरा है अलगाव, और चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा संवेदनशीलता। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है? तो सही हो जाएगा कि पहला क्या है, पहला दिया है कि सहानुभूतिपूर्ण, तो सही है। जनतांत्रिक भी सही हो जाएगा, वांछनीय सूचनाएं देने वाला हो जाए। लेकिन जो आपका स्वेच्छाचारी जो ऑटोक्रेटिक है ना, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से अगर हम उत्तर कोरिया वाला सिस्टम बोल दीजिए कि यानी कि शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा कराएगा, ऐसा नहीं। यानी कि शिक्षा जो है एक तरीके से बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना, यानी कि डेमोक्रेटिक टाइप की होनी चाहिए, ना कि ऑटोक्रेटिक। चलेंगे नेक्स्ट वन। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है कि सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य और मूल प्रवृत्ति आक्रामकता। अगर सामाजिक मूल की बात करते हैं, जो समाज में रहकर सहायता परक व्यवहार करेंगे ना, तो यही है प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति आक्रामकता। ये तो हमारे मूल के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो प्राथमिक में अगर बात करते हैं सामाजिक मूल के बारे में, तो सामाजिक मूल हमारा हो जाएगा सहायता परक व्यवहार, है ना। और प्राथमिक लक्ष्य तो ये खुद का हो गया, मूल प्रवृत्तियाँ भी अपनी हो गई, आक्रामकता अगर किसी के खिलाफ दिखा रहे हैं तो ये भी हमारा एक सामाजिक मूल के अंतर्गत अच्छा नहीं गिना जा सकता, एग्रेशन जिसे बोलते हैं, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन है? अगर हम बात करेंगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक आपके हैं स्किनर जी हैं। कौन है? स्किनर जो हैं, इसके लेखक कौन है? स्किनर। चलेंगे नेक्स्ट है कि बुद्धिमान की भाटिया बैठी परीक्षण में कितने क्या होते हैं? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान की भाटिया बैठी परीक्षण में अगर हम बात करें तो 5 उप परीक्षण होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 5 सब टेस्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5 उप परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो सही हो जाएगा, कैटल है। कौन है? कैटल इसके राइट आंसर है। अधिकतर हमने क्या है इसमें मनोवैज्ञानिक को भी रखा है, जिससे क्या है सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको हैं याद होते रहें, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक के नाम बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। अगर हम बात करें दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका अधिगम की गति। किसमें? अधिगम की गति को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी हमारे टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको मिलेंगी सारी PDF। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप एग्जाम के लिए जितने भी समय बचा है अच्छे से अच्छी तैयारी जो है कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारे के सारे जो नोटिफिकेशन हैं मिलते रहें और आपको मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर क्या है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके अपना स्कोर बताना है और आपको हमारा वीडियो कैसा मिला। चलिए लगते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।